बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 404 मॉडर्न फिजिक्स 2 के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक होगा जे कपलिंग। पिछले लेक्चर में हमने स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की बात की थी, यानी हमने LS कपलिंग की बात की थी। आज के लेक्चर में हम एक और कपलिंग स्कीम जिसको हम जे कपलिंग का नाम दे रहे हैं की बात करेंगे, और इसके साथ साथ LS कपलिंग और जे कपलिंग का कंपैरिजन भी करेंगे और देखेंगे कि अगर हम इसको दोनों डिफरेंट स्कीम्स को अप्लाई करें तो उस फाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज जे कपलिंग। LS कपलिंग में तो हमने ये देखा था कि जो लाइटर एटम्स हैं उनके अंदर हम पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। जितने भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा हो उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के अलग-अलग, इसी तरह तमाम इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी हम अलग-अलग सम अप करने के बाद टोटल स्पिन ऑफ द एटम कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को दोनों टोटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करने के बाद हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, यानी J इज इक्वल टू L प्लस S लेते हैं। जबकि L और S की जब हम बात करें तो वो हमारे पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही होती है। इसी तरीके से अगर हम हैवियर एटम की बात करें जहां पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का आपस में इंटरेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो उनका इंटरेक्शन होता है वो लेसर होता है तो उस वहाँ पे जाके हमें पहले हर इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद हम उसको सम अप करते हैं तमाम सिस्टम के लिए, तो वो हमारे पास जे कपलिंग स्कीम कहलाती है। सो फॉर हैवियर एलिमेंट विद larger nuclear change, the spin orbit interaction become as strong as interaction between individual spin or orbital angular momentum। यानी जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है वो उसके मुकाबले में जो हमारे पास इंडिविजुअल उनके स्पिन्स और एंगुलर मोमेंटम है उनसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए पहले हम L प्लस एस कैलकुलेट करेंगे और फिर वो हमारे पास उसको हम स्मॉल जे से डिनोट करेंगे और फिर उन तमाम जेज को यानी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट की सूरत में जे कपलिंग कहलाएगा। इन दोज केसेस द स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू कपल टू फॉर्म इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटा। इसका मतलब ये है कि हम पहले J1 कैलकुलेट करना चाहें, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम बात करना चाहें तो L1 प्लस S1, यहाँ पे स्मॉल L1 और स्मॉल S1 होना चाहिए कि ये हमारे पास L1 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस S1 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा तो ये पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटा बन जाएगा। इसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम वहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम करें तो हमारे पास इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं उस सिस्टम का, तो हम उन तमाम इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास J इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटा, इसको हम जे कपलिंग का नाम देते हैं। और इस जे कपलिंग में क्या हो रहा है कि ए टाइप ऑफ कपलिंग अकरिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन एटम, और ये कपलिंग हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ही नहीं होती जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज थोड़ी बहुत शफल करती हैं, बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर भी होती है। इसी वजह से हम अक्सर जगहों पे जे कपलिंग और LS कपलिंग इन न्यूक्लियन की भी बात करते हैं। तो इन विच द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन आर मच हायर देन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन।
यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या इंटरेक्शन कह लें, इंटरेक्शन के मुकाबले में जो हमारे पास उनकी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए हम उनको अलग-अलग वेक्टर यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एल वेक्टर और सेकंड इलेक्ट्रॉन का एल वेक्टर को अलग-अलग ऐड नहीं कर सकते, बल्कि हमें फर्स्ट वेक्टर के इलेक्ट्रॉन के एल को और एस को इकट्ठा लेना पड़ेगा। सो इसीलिए हम वहाँ पे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड अप करते हैं। हेयर फॉर ईच इलेक्ट्रॉन जे इज फॉर्म बाई एल प्लस एस एंड देन द जे वेक्टर्स आर वेक्टरली एडेड। ये याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं वेक्टर एटम मॉडल के हिसाब से, तो हम जे को हासिल करने के लिए वेक्टरली ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वेक्टर डायग्राम दोनों स्कीम्स के हवाले से अगर कंपैरिजन कर लें तो हमें एल एस और जे कपलिंग का डिफ्रेंशिएट करना ज़रा आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, इसमें आप गौर करें कि ये हमारे पास S1 है, ये वेक्टर L1 है, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये J1 वेक्टर हासिल हो रहा है। इसी तरह हमारे पास ये वेक्टर S2 वेक्टर है और इसी तरह ये L2 वेक्टर है। इन दोनों को ऐड करने से हम यहाँ पर ये J2 वेक्टर हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम J1 J2 वेक्टर हासिल कर रहे हैं फॉर 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पे इन J1 और J2 वेक्टर, ये हमारे पास एक वेक्टर है J1 और इस J2 वेक्टर को जब हम वेक्टरली ऐड करते हैं तो वी विल गेट दिस वेक्टर J, यानी ये हमारे पास J वेक्टर हासिल हो रहा है बाय एडिंग 2 वेक्टर्स J1 एंड J2। तो इस तरीके से ये हमारे पास JJ कपलिंग कहलाएगा। लेकिन हमने LS कपलिंग में क्या किया था कि पहले हम ये करते थे कि ये हमारे पास फर्ज करें कि ये S1 वेक्टर है, ये S1 वेक्टर और ये S2 वेक्टर है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारे पास S वेक्टर बन जाता है। मींस कि हमने पहले स्पिन को अलग से ऐड कर लिया। इसी तरह L1 वेक्टर और L2 वेक्टर हमने ऐड किए तो ये हमारे पास L वेक्टर बन गया जो दोनों के एडिशन से हासिल हो रहा है, यानी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। अब यहाँ पे हमने पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अलहदा से तमाम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया, फिर हमने तमाम इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया और टोटल एंगुलर मोमेंटम अब हमने निकालना है इस L और इस S को ऐड करके, यानी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके हमने ये J वेक्टर हासिल किया और ये हमारे पास ये एक्सिस बन जाएगा जो उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम की प्रिसेशन एक्सिस बन जाता है। तो इस वजह से हम इसको LS कपलिंग कहते हैं, क्योंकि हम पहले इसको L और S को अलग-अलग ऐड करते हैं, जबकि यहाँ पे हम J वेक्टर को हासिल करने के लिए J's को ही ऐड करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड दी JJ कपलिंग। अब हम आते हैं कि LS और JJ कपलिंग कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकती है। यानी हम ये देखेंगे कि LS कपलिंग हम कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और JJ कपलिंग को कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, यानी इस वेक्टर मॉडल्स को हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम डोमेन ऑफ LS एंड JJ कपलिंग की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर, that is the exchange integral, and the residual electrostatic interaction are of comparable size but depends differently on atomic number। जो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है, वो डिपेंड करता है Z के ऊपर, लेकिन इसके अंदर रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो हमने कहा कि LS कपलिंग में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इन केस ऑफ JJ कपलिंग, तो वहाँ पर ये लेकिन डिफरेंटली डिपेंड करता है, यानी जो फाइन स्पेक्ट्रम है और रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो Z पर डिफरेंटली डिपेंड कर रहा है। कैसे कि द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग इंक्रीजेज विद Z स्क्वेयर,
यानी जो स्प्लिटिंग है वो इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू z, बट with directly proportional to z square, while the residual electrostatic interaction arises only gradually with z. तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो z पर डिपेंड करती है, जबकि जो स्प्लिटिंग है वो z स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब लाइटर के लिए हमें चूँकि इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज़्यादा डोमिनेट करती है, इसलिए हमें पहले उसको अप्लाई करना पड़ता है। यानी हमें पहले L और तमाम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा को ऐड करना पड़ता है। इस तरह स्पिन के लिए अलहदा से उनको आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको अलहदा से ऐड करना पड़ता है। बट फॉर हैवियर एलिमेंट दिस इज़ लेस क्लियर कट एंड ट्रांजिशन टू डिफरेंट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग रिजीम जे कपलिंग अकर्स एज ए कंसिक्वेंस। तो इसका मतलब ये है कि उस सूरत में ये जे कपलिंग हो जाती है जब हायर एटॉमिक नंबर की तरफ हम जाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं अब कि लो एटॉमिक नंबर्स के लिए हम एलएस कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हायर एटॉमिक नंबर के लिए हम जे कपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अक्सर टर्म LJ2S+1 का इस्तेमाल करते हैं। ये अब हम देखेंगे कि एलएस कपलिंग अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट इस टर्म का क्या आता है, और जे कपलिंग अप्लाई करें तो इस टर्म का रिज़ल्ट कैसे आता है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि ये टर्म्स आती कहाँ से। यहाँ पे जो L है, कैपिटल L, ये असल में SPDF यानी ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आप जिसको कह सकते हैं, SPDF की सूरत में जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है जब हम यहाँ पे टर्म कपलिंग के अंदर स्कीम यूज़ करते हैं, तो ये टर्म यूज़ की जाती है फॉर इन कैपिटल से मुराद हम स्मॉल एस की बजाय कैपिटल एस, स्मॉल पी की बजाय कैपिटल पी यूज़ करेंगे। द वेरियस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन गिव राइज टू फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा. This is known as spin orbit coupling or LS coupling. Since the total angular momentum L of a group of electron interact with the total spin S of the group of the electron following the vector atom model, जैसे हमने पहले बात की, तो हम अगर फ़र्ज़ करें कि हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह की बात करें तो उसमें हम 1s और 2p की बात कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि एक्साइटेड स्टेट हमारे पास 2p है और 1s उसकी ग्राउंड स्टेट हो सकती है, तो उस सूरत में एक टेबल की सूरत में अगर हम s और p वगैरह के हिसाब से वैल्यूज़ लिखें तो हमारे पास सब शेल 1s की अगर हम बात करें, 1 इसमें n की वैल्यू है। अल्टीमेटली अगर ये n 1 हो तो l की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। n जब 1 होगा तो l की वैल्यू 0 होगी, इसी वजह से हम l इज इक्वल टू 0 को s का नाम देते हैं। तो 1s का मतलब ही l इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे L1 को हम 0 लिख देते हैं, जबकि स्पिन को जब भी हम लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। ये वो -1/2 और h कट और +1/2 h कट का मतलब उसकी ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा 1/2 के बराबर ही होती है। इसी तरह जब हम 2p की बात करते हैं, 2p में n की वैल्यू चूँकि 2 है तो यहाँ पे p की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है फॉर L2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस जगह पे जो L2 की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, बिकॉज L इज इक्वल की वैल्यूज़ हमारे पास n-1 तक हो सकती हैं। अब इट मीन्स कि हमारे पास p के लिए L की वैल्यू 1 ली जाती है, S के लिए L की वैल्यू 0 ली जाती है। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो D के लिए L की वैल्यू 2 ली जाती है, F के लिए L की वैल्यू 3 ली जाती है एंड सो ऑन। लेकिन S जहाँ पर भी होगा उसकी वैल्यू 1/2 ही ली जाती है। ये हमारे पास 1s और 2s के सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की L और S की वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो पहले हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ L कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि पहले हम कैपिटल L यानी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ दिया हुआ है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू, जो पॉसिबल उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1।
यानी अगर ये हमारे पास वैल्यू आए -2 और L1 प्लस L2 की वैल्यू +2 हो तो -2, -1, 0, 1, 2 तक ये 5 वैल्यूज़ होंगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जब हम L की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो दैट वेरीज बिटवीन L1 माइनस L2 मॉड टू L1 प्लस L2। अब L1 प्लस L2 के गिर्द मॉड हम इसलिए नहीं लगाते कि दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेकिन L1 माइनस L2 कैन बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 0 -1 करें, आंसर -1 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से हम उसको 1 कहेंगे, या 0 + 1 करें तो उस सूरत में भी 1 आएगा। तो इसका मतलब जो पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है वो L के लिए 1 ही आएगी वैल्यू। और स्पिन की सूरत में अगर हम देखें तो स्पिन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक हमारे पास S = S1 - S2 से 0 आ जाएगा, जबकि दूसरी वैल्यू S1 + S2 से 1 के बराबर आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास L की वैल्यू 1 होगी, जबकि S की दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, एक 0 हो सकती है और एक 1 हो सकती है। ये हमारे पास ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब जो हमारे पास J की वैल्यूज़ हैं, J की वैल्यूज़ इसी तरीके से हमारे पास होनी चाहिए, L - S to L + S तक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं अगर J की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ फॉर S = 0, इसके लिए अगर मैं J की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे L की वैल्यू 1 लेना होगी, यहाँ से L की वैल्यू और यहाँ से S की वैल्यू। तो L - S का मतलब है 0 - 1 और अल्टीमेटली L + S का मतलब होगा 0 + 1। तो ये तमाम वैल्यूज़ 1 के बराबर ही होंगी। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 1, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और 1 वैल्यू होने का मतलब ये है कि इस सूरत में J हमारे पास 1 होगा जब L की वैल्यू 1 हो, S की वैल्यू 0 हो। तो J की पॉसिबल वैल्यू एक ही हो सकती है, दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हमारे पास S की वैल्यू 1 हो तो अब J की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो जब हम L - S करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 0। और अगर हम L + 1 S करें तो ये हमारे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि J की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होंगी, यानी L - S से लेकर L + S तक होंगी, 0 से 2 तक होंगी। और 0 से 2 तक जाते जाते दरमियान में इन आइडेंटिटी के साथ इंक्रीमेंट होगी, यानी 0 अगर है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी J की। तो ये हमारे पास J की वैल्यूज़ आ गई। अब हम आते हैं टर्म 2S + 1 LJ के ऊपर। अब इस टर्म का मतलब ये होता है कि ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत हेल्प करती है किसी भी एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए कि विच इज़ लेसर एंड विच इज़ हायर। यानी ये टर्म से हमें एनर्जी लेवल की पोजीशन का पता चल जाता है कि ट्रांजिशन के अंदर कौन सी हमने ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है। तो L यहाँ पे कैपिटलाइज में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट SPDF की वैल्यू होगी 2S + 1। यहाँ पे S की वैल्यू स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, ये हमारे पास जो S की वैल्यू आ रही है इसको हम 2S + 1 से कैलकुलेट करेंगे। और ये हमारे पास टर्म यूज़ की जाती है टोटल एंगुलर मोमेंटम की, जो भी वैल्यू हम किसी टर्म के लिए यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हम पहले S = 0 के लिए टर्म अगर देखें तो हमारे पास एक ही टर्म हासिल होगी, और एक टर्म हमारे पास इस सूरत में लिखी हुई है 1P1। इसका मतलब क्या लिया जाएगा? इसका मतलब ये लिया जाएगा कि हमारे पास P इज़ रेलेवेंट टू दिस 1, इस 1 के रेलेवेंट है। यानी जो L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए P, उसके अगेंस्ट जो नंबर आएगा वो P आएगा। अगर L की वैल्यू 0 होती तो उसके अगेंस्ट नंबर S होता। अगर L की वैल्यू 2 होती तो D, इसी तरह 3 के लिए S, P, D, F एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स की सूरत में लिखेंगे। तो ये हमारे पास, और इसके अगेंस्ट J की वैल्यू हमारे पास 1 हासिल हो रही है, तो इट मीन्स हमारे पास ये रिज़ल्ट 1P1 की सूरत में लिखा जाएगा। अब अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, अच्छा जी। अब उसके बाद अगर देखा जाए कि नेक्स्ट टर्म
इस j के लिए जिसमें j 0 है, इसके लिए अगर देखा जाए तो s की वैल्यू हमने लिखी थी 1। अगर s की वैल्यू 1 हो तो 2s प्लस 1 क्या बनेगा? 2s प्लस 1 का मतलब होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2s प्लस 1 3 होगा। तो ये हमारे पास टर्म जो यहाँ पे यूज़ होगी ये 3 यूज़ हो जाएगी। और यहाँ पे p की वैल्यू इस वजह से लिखी क्योंकि l की वैल्यू इसके अगेंस्ट 1 ही है, और जब ये 1 ही है तो इसका मतलब p लिखा गया और यहाँ पे 0 लिखा गया। अब 0 लिखने की वजह क्या हुई? 0 लिखने की वजह ये हुई कि यहाँ पे j की वैल्यू 0 हमने कंसिडर की है। तो इट मीन्स कि हमने टर्म एल जे 2s प्लस 1 को लिखते हुए 2s प्लस 1 और j की टर्म को डिफाइन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। इसी तरह अगली टर्म में अगर हम देखें तो j की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे 1 आ गया। p हमने इसलिए लिखा क्योंकि l की वैल्यू 1 हम यूज़ कर रहे हैं, और 3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसके अगेंस्ट s की वैल्यू 1 थी। इसी तरह इसके लिए j की वैल्यू 2 चेंज होगी, बाकी हमारे पास सेम रहेगा। तो ये हमारे पास टर्म एल जे 2s प्लस 1 लिखने का तरीक़ेकार होता है। ये हमने एल एस कपलिंग के साथ किया क्योंकि हमने पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया, फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया और उनकी पॉसिबल वैल्यूज़ के फिर कम्बिनेशन के साथ हमने ये टर्म डिफाइन की। ये आगे मैंने आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए आसानी के लिए ये सारे स्क्रीन लिख दिया। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास एल एस कपलिंग स्कीम होती है उसमें वेक्टर एटम मॉडल के जो पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं इसको स्लेबिश गॉर्डन सीक्वेंस का नाम देते हैं। ये अगेन वही जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ टेबल में दे दिया। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास उसी टेबल को हमने जो लिया है 1s और 2p की सूरत में, अब अगर मैं यहाँ पे 2p और 3p की सूरत में ये टेबल डिस्क्राइब करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2p की सूरत में l की वैल्यू 1 होगी, 3p की सूरत में भी l की वैल्यू 1 ही होगी। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है l की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी l की वैल्यू 1 है, तो L1 और L2 दोनों 1 1 ही होंगे। S1 जैसे मैंने बताया S कहीं पर भी होगा तो वो अल्टीमेटली 1/2 ही होगा मैग्नीट्यूड। तो कम्बिनेशन की सूरत में L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेकर 1 - 1 से 1 + 1 तक, यानी 0 से लेकर 2 तक हो सकती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो पॉसिबल कम्बिनेशन में L की वैल्यूज़ हो सकती हैं वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, क्योंकि ये हमारे पास L1 - L2 से लेकर L1 + L2 तक तमाम वैल्यूज़ होंगी विद दी इंटीजर आइडेंटिटी इंक्रीमेंट। इसी तरह s की वैल्यू जो पॉसिबल होंगी वो हमारे पास अगेन 2 ही रह जाएंगी, क्योंकि 1/2 - 1/2 होगा 0 और दूसरा 1/2 + 1/2 1 होगा। तो 0 और 1 के दरमियान और कोई आइडेंटिटी इंक्रीमेंट के साथ नंबर नहीं आता, तो इसका मतलब ये 2 वैल्यूज़ ही हमारे पास मौजूद होंगी। उसके बाद अगर हम इसको कम्बिनेशन को ज़रा दोबारा एलेबोरेट करें ज़रा टर्म सारी को, तो हम इस तरह ले लेते हैं कि L की वैल्यू 0 1 और 2 को हम हॉरिजेंटल टेबल में इस तरह शो कर दें इस डायरेक्शन में, यानी 0 मतलब कैपिटल S होगा, 1 मतलब कैपिटल P होगा, 2 मतलब कैपिटल D होगा। ये L की वैल्यूज़ पर हमने सिंबल ज़ाहिर किए S P D वगैरह। और S की वैल्यू हम वर्टिकल कॉलम में ले लेते हैं 0 और 1 की सूरत में। तो ऐसी सूरत में अगर हम पहला कम्बिनेशन देखें कि जब S की वैल्यू 0 हो, जब L की वैल्यू 0 S की वैल्यू 0 हो, तो लाजमी तौर पे L - S भी 0 होगा और L + S भी 0 होगा। तो ये हमारे पास जो टर्म बन जाएगी J की सूरत में 0 के बराबर ही आएगी। तो ये टर्म हमारे पास S0, और चूँकि S की वैल्यू 0 है तो ये 2s + 1 करेंगे तो यहाँ पे टर्म 1 आ जाएगी, तो ये 1s0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी को नीचे देख लूँ पहले, तो j की वैल्यू हमारे पास L - S से L हमारे पास 0 - 1 यानी -1 होगा, तो
तो -1 का मॉड लेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और L प्लस एस भी हमारे पास 1 के बराबर ही होगा। तो इसलिए हमारे पास एक ही टर्म बनेगी जिसको हम 1 की सूरत में बयान कर सकते हैं। तो J की वैल्यू 1 आ गई, S की वैल्यू 1 होने का मतलब 2S प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म 3S1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं 1P वाली टर्म को ले लूँ तो यहाँ पे 1 L की वैल्यू है, और इसमें जो हमारे पास S की वैल्यू अगर 0 है तो ये 1 माइनस 0 हो या 1 प्लस 0 हो, तो दोनों सूरतों में ये 1 ही आएगी। तो ये टर्म हमारे पास 1P1 के बराबर होगी। लेकिन जब हम 1 और 1 के कम्बिनेशन के साथ देखेंगे तो ये हमारे पास 3 टर्म बन जाएंगी, क्योंकि L माइनस एस 0 होगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, जबकि L प्लस एस की सूरत में ये 2 होगा। तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, और दरमियान में हमारे पास 1 इंक्रीमेंट के साथ 1 भी आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 टर्म हमें हासिल होंगी, जिसको हम P0 ये 3P0 और 3P1 और 3P2 की सूरत में बयान कर सकेंगे। और इसी तरीके से ये हमारे पास D टर्म के अंदर, यानी हमारे पास जो इसी तरीके से हमारे पास L इज इक्वल 2 और S इज इक्वल टू 0 और 1 के साथ ये हमारे पास D टर्म हासिल हो जाती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि S इज इक्वल टू 0 की सूरत में ये J इज इक्वल टू 2 आएगा। L माइनस एस हो या L प्लस एस हो, दोनों सूरतों में ये एक ही वैल्यू आती है। तो इसका मतलब J की वैल्यू जब 2 के बराबर होगी तो ये 1D2 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये हमारे पास निचली टर्म एक्सप्लेन की जा सकती है। तो ये हमारे पास LS कपलिंग है फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब हम आते हैं एनर्जी स्प्लिटेड स्पेक्ट्रा। यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कैसे हमने किया। ये अब हमने देखना ये है कि इसमें ऐसे लोएस्ट एनर्जी टर्म कौन सी है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके साथ हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले द टर्म विद द लोएस्ट एनर्जी इज़ वन विद द हाईएस्ट S, यानी जिसमें S की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो टर्म लोएस्ट गिनी जाएगी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो S की वैल्यू यहाँ पे 1 3 एंड 3, तो इसका मतलब ये हमारे पास हाईएस्ट टर्म 3 है, 3 एंड 3। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम जो लोएस्ट एनर्जी होगी इन तीनों में से कोई एक होगी। इफ़ देर आर सेवरल ऑफ दोज देन द वन विद द हाईएस्ट L हैव द लोएस्ट एनर्जी। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा ये हमारे पास टर्म्स आ जाए तो उस सूरत में हम देखेंगे कि उसमें हाईएस्ट L कौन है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सारे D हैं। तो अब इस सूरत में तीनों D's जो नीचे वाले बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों इस वक्त तक सेम लेवल पे हमें नज़र आ रहे हैं। अगर ये फिर मैच कर जाएं, इफ़ देयर आर स्टिल सेवरल द लोएस्ट एनर्जी टर्म विल बी द वन विद द लोएस्ट J। तो हम देखेंगे J की वैल्यू कम से कम किस में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टर्म हमारे पास ऐसी है जिसमें लोएस्ट J है, क्योंकि इसमें J की वैल्यू 1 है। तो इट मीन्स कि ये टर्म हमारे पास बाकी दोनों टर्म्स की निस्बत बॉटम पे आएगी स्प्लिटिंग लेवल्स में, यानी ये हमारे पास सबसे नीचे होगी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम एनर्जी इन स्प्लिटेड एटम स्पेक्ट्रम हम आमतौर पे नॉमिनेट करते हैं। अब हम JJ कपलिंग में भी ये काम करके देखते हैं कि 1s2p कॉन्फ़िगरेशन अगर JJ कपलिंग में हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो क्या वो सेम रिजल्ट दे रही है या डिफरेंट रिजल्ट दे रही है। तो इन जनरल द रिजल्ट फ्रॉम बोथ कपलिंग स्कीम आर डिफरेंट। फॉर 1s2p कॉन्फ़िगरेशन शोन इन LS कपलिंग जो हम पहले देख चुके हैं, एक सिंगलेट प्रोड्यूस हो रहा है और 3 हमारे पास ट्रिपलेट प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर हम गौर करें 1s यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंगलेट है, ये टर्म एक सिंगलेट थी, और जबकि ये हमारे पास 3 ट्रिपलेट प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर अब JJ कपलिंग के साथ इसी को हम करके देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी कि उसी तरीके से कि फॉर 1s J1 की वैल्यू हमारे पास L1 माइनस S1 से लेकर L1 प्लस S1 तक होगी। तो L1 की वैल्यू चूँकि 0 प्लस 1/2 और 0 माइनस 1/2 दोनों सूरतों में 1/2 ही आएगी। और 2p की सूरत में ये हमारे पास J2 की वैल्यू L2
माइनस S2 से लेकर L2 प्लस S2 तक तमाम वैल्यूज़ होंगी। तो L2 माइनस S2 करेंगे तो इसका मतलब 1 माइनस 1/2 करेंगे, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस S की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1 माइनस 1/2 1/2 के बराबर होगा। और L2 प्लस S2 की सूरत में 1 प्लस 1/2 आएगा, तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 से लेकर 3/2 तक वैल्यूज़ होंगी, और दरमियान में लाजमी तौर पर 1/2 है अगर, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी इसमें 1 इंक्रीमेंट के बाद वो 3/2 ही बनती है। तो इसका मतलब ये 2 टर्म ही पॉसिबल होंगी यहाँ पे। तो अब इस सूरत में हमारे पास जो टर्म आ जाती हैं कि हमारे पास J1 की वैल्यू तो एक ही है हमारे पास 1/2, और J2 की वैल्यू हमारे पास इस तरह कॉलम में हमने शो कर दी 1/2 और 3/2। अब अगर देखा जाए कि इनको आपस में मिलाना है हमने J1 प्लस J2 की सूरत में, और तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो आएंगी J1 माइनस J2 से लेकर J1 प्लस J2 तक। तो इसका मतलब 1/2 ये हमारे पास J1 माइनस J2, 1/2 माइनस 1/2 करेंगे जवाब 0 आएगा, और 1/2 प्लस 1/2 करेंगे जवाब 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म जो बनेगी ये 0 या 1 हो सकती है। इसी तरह J1 और J2 के कम्बिनेशन के साथ जब हम निचली रो को चेक करेंगे तो ये हमारे पास जब माइनस करेंगे तो जवाब 1 आएगा, और जब इसको और इसको प्लस करेंगे तो जवाब 2 आएगा। तो इसका मतलब 3/2 प्लस 1/2 हमारे पास 2 आएगा, और 3/2 माइनस 1/2 हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी 1 और 2। तो अब यहाँ से हम वैसे अगर देखना चाहें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 टर्म्स तो हासिल हो रही हैं, लेकिन इन चारों टर्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे 2 डबलेट्स हासिल हो रहे हैं। एक हमारे पास J इज इक्वल टू 1 के लिए और दूसरा J इज इक्वल टू 0 के लिए हासिल हो रहा है, यहाँ पे 0 और 1 के लिए, और इसी तरह यहाँ पे J इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2 के लिए हासिल हो रहे हैं। जबकि LS कपलिंग में हमने देखा था कि सेम लेवल्स में जब ट्रांजिशन होती है तो हमारे पास एक सिंगलेट और 3 ट्रिपलेट हासिल होते हैं। तो ये हमारे पास दोनों कपलिंग्स हम मुख्तलिफ रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास LS कपलिंग और JJ कपलिंग। होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और लेक्चर के अंदर जो हमने मुख्तलिफ टर्म्स डिफ़ाइन की हैं, स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये टर्म बहुत अहम होती हैं, आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा इसका जल्द से जल्द आप लोगों को आंसर करूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।